किताब का ताल्लुक़ है तो ये एक ख्वाब है, लेकिन ये महज ख्वाब नहीं है जैसे जिस तरह हम समझते हैं कि भाई ख्वाब देख लिया। हम अमूमी तौर पे हम ख्वाब को एक कोई नहीं, हम कहते हैं ना ख्वाब की दुनिया से बाहर आओ जी ऐसे। तो ये वो हैं जो जागती आंखों से देखने वाले ख्वाब हैं। ये वो ख्वाब हैं कि जो मटेरियलाइज होने से पहले देखे जाते हैं। किताब की सूरत में कॉलम्स को कई मजमूए को लेकर आना, मुख्तलिफ लोग जो है इसमें आगे आए, कुतब लिखी, बहुत सी लिखी। अब वो आज के दौर को किस तरह से अपील कर रहा है? तो अगर इल्म कहीं भी महफूज है, चाहे वो पेपर बुक की शक्ल में है, डिजिटल वो गैजेट्स में है, कहीं भी है, तो उसकी एक अहमियत रहेगी। अगर आज इसको बंद कर दें हम, अपनी जो मेरी स्टडी है जिसमें हज़ारों किताबें हैं, और इसको 200 साल के बाद खोलें, जब पेपर हम समझें कि शायद नहीं है, इस तरह नहीं है लिखा जा रहा या इस तरह नहीं, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद पड़ जाए। उस सुपर इंटेलिजेंस के ये सारी इस कॉलम में शामिल है। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री है कि कौमें तहजीबें कैसे बनती हैं और कैसे तबाह होती हैं। देखिए, माजी से सीखा तो जा सकता है ना। सर। वो जो लोग कहते हैं कि पास्ट इज डेड, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। वो इस हद तक है कि वो रिकरेंस नहीं होती, दोबारा नहीं आता, माजी लौट के नहीं आता, लेकिन उससे हम उसके अंदर एक सबक है जिसको हम हासिल कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं युवल नोह हरारी, उनकी मशहूर बड़ी किताब सैपियंस, उनकी एक और किताब प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी गालबन या कुछ इस तरह की है कि इतने 21st सेंचुरी के इतने लेसन्स, शायद इस तरह की कोई नाम है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल मशीन बन के हम एक ऐसी भैंसों में तब्दील हो जाएं जो देखने में तो बड़ी हेल्दी हों लेकिन मेंटली बड़ी वीक हो जाएं। अगर कि यूनिफॉर्म में एकदम से वो चौंका तो उसने कहा मेरा ड्राइवर कैसे जवाब देगा, लेकिन वो अपनी हाजिर दिमागी से बच गया। उसने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा ड्राइवर भी इसका आंसर दे सकता है, ड्राइवर बताओ ज़रा इसको। तो मतलब ये जो हम जिस डगर पे चलते चले जाते हैं, वहाँ अकोमोडेशन होती है और बच्चे आए और वहाँ पढ़ें हायर क्लासेस के, तो इस तरह की एक दिलचस्पी वाला माहौल पैदा करें। एक चीज़ के बावजूद तो फिर तो हमें पॉलिटिकली बड़ा मैच्योर होना चाहिए। इसका मतलब कुछ और लवाजमात भी चाहिए, और वो है अच्छा लिटरेचर, अच्छा नॉलेज, हिस्ट्री से हम आहंगी, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उनको जानना कि दुनिया बिशरखली सदरी वैसर ली अमरी वखलुलतम मिलसानी यबका कौली में हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, और आज के इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सहाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, कलम निगारी करते हैं तो दिलों पर इनके अल्फाज असर रखते हैं। ये उन ख्वाबों को देखते हैं जिनको प्रैक्टिकली दुनिया में फैंटेसाइज से अलग करते हुए ख़ूबसूरत बनाकर प्रैक्टिकल का अमली जामा पहनाया जाता है, और इसके बाद जो नौजवानों को किस तरह से मुतासिर करते हैं वो भी देखा जाता है। सहाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुकाम, चीफ़ न्यूज़ एडिटर नवाए वक्त, और अभी हाल ही में इनकी एक किताब, शानदार किताब आई, हम लोग देखकर दंग रह गए। इतना खूबसूरत टाइटल, इतने खूबसूरत इसमें अबवाब हैं, कॉलम्स हैं। ख्वाब लिए फिरता हूँ, हर लफ्ज़ रोशनी, हर जुमला इंसाइक्लोपीडिया। कुछ लोग किताबों को पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगियों में ऐड करते हैं, कुछ लोग किताबों को बसर करते हैं, उसको सफ़र करते हैं, और साथ ही साथ जो मुशाहिदात होते हैं, जो ज़िंदगी को देखने के अलग अलग अंदाज़ होते हैं, उन तजर्बात को लिखना और उसको दूसरों की ज़िंदगियों में ऐड कर देना, ये बहुत बड़ा काम होता है। मेरी मुराद दिलावर चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बस अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप दुआएं आपकी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बुक, इतनी शानदार किताब लिखी आपने। सर की मोहब्बत ये है कि इनसे पहले भी एक पॉडकास्ट हुई और उसमें हमने सर का पोर्टफोलियो ऐड किया, वो आप देख भी सकते हैं, और हमने सहाफ़त से रिलेटेड, अदब से रिलेटेड और मुख्तलिफ मोटिवेशनल चीज़ें भी उसमें ऐड की। लेकिन मैं सर आज ये चाहूँगा कि हम आज इस किताब के इर्द गिर्द घूमें। ख्वाब लिए फिरता हूँ सर, कौन सा ख्वाब है? सहाफ़त की दुनिया में आपने अपना एक लोहा मनवाया, और जब आर्टिकल्स आपके पढ़े जाते हैं तो पता चलता है कि एक इंसाइक्लोपीडिया को देखकर हम पढ़ रहे हैं। किसी लफ्ज़ का पता नहीं चलता तो अगली ही जुमले में जो है ना उसका मायने भी लिखा होता है, उसकी तारीफ़ लिखी होती है, उसका मफ़हूम लिखा होता है। तो इस किताब के बारे में क्या कहिएगा? पहली बात तो यह है हुज़ैफ़ा,
ये चूँकि आप इतनी लगन से पढ़ते हैं और ख़ुद भी इल्मो आगे ही के बड़े कदरदान है, जैसा कि मैंने आपके जो किताब प्रेजेंट की है उस पर लिखा भी है, स्पेशली मेंशन किया, तो इसलिए आपको ये बातें और ये चीज़ें और अच्छी लगती हैं। जहाँ तक ये किताब का ताल्लुक़ है तो ये एक ख्वाब है, लेकिन ये महज ख्वाब नहीं है जैसे जिस तरह हम समझते हैं कि भाई ख्वाब देख लिया। हम अमूमी तौर पे हम ख्वाब को एक कोई नहीं, हम कहते हैं ना ख्वाब की दुनिया से बाहर आओ जी, ऐसे तो ये वो हैं जो जागती आंखों से देखने वाले ख्वाब हैं। ये वो ख्वाब हैं कि जो मटेरियलाइज होने से पहले देखे जाते हैं। आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मौजू हो, पहले उस पर ख्वाब देखे जाते हैं। कहते हैं ना साइंस हकाइक का इल्म है 2 + 2 का, लेकिन उसमें भी साइंसदानों ने पहले ख्वाब देखे और फिर उनकी ताबीर के लिए जुट गए और फिर बहुत सारी ताबीरें भी मिली और बहुत सारी चीज़ें मटेरियलाइज हुई। जो पहले ख्वाब नज़र आती थी वो हकीकत हो गई। जैसे टेलीविज़न से लेके आज जो वीडियो कॉल्स तक एक पहले एक ख्वाब था ये, और ये ख्वाब देखा गया कि इस तरह होगा। इसी तरह ज़मीन से लेके चांद तक के सफ़र को भी एक ख्वाब समझा गया जाता था और फिर बाद में वो हकीकत बन गई। फिर हज़ारों साल से इंसान उड़ने के ख्वाब देखता रहा। फिर 100-150 साल पहले वो राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने इस ख्वाब को भी हकीकत में बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं वो पहले ख्वाब होती हैं और फिर उसके बाद हकीकत का रूप धारती हैं। इसी तरह हुज़ैफ़ा ये किताब भी ऐसे ख्वाबों पे मुश्तमिल है कि जो अगर हकीकत बन जाए तो न सिर्फ हमारा मुल्क, हमारा माशरा, बल्कि सारी दुनिया एक लिवेबल प्लेस बन सकती है। क्योंकि इसमें मेन जो एक थीम है, इसका जो मोटो है और जो इसमें लेसन्स हैं वो ये है, लिव एंड लेट लिव अदर्स। तो अगर आप जिएं और दूसरों को भी जीने दें और एक ऐसी दुनिया के ख्वाब देखें और फिर उसको हकीकत का रंग भरें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी दुनिया जिसका हम तसव्वुर करते हैं और अमली तौर पे हम उस तरफ ज़रा कम बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा रहते हैं, तो वो दुनिया हम हासिल कर सकते हैं अगर इस किताब के ज़रिए हम इस किताब को पढ़ें। इसमें जो छोटे छोटे सबक हैं उन पे गौर करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सर अब ये बताइएगा, चूँकि आपका कॉलम्स का एक मजमुआ है, हम बाकायदगी से आपको पढ़ते हैं और एक अच्छी बात हमें ये लगती है कि हम इस दौर के साथ बह रहे हैं, इस दौर के साथ जी रहे हैं। कोई पुरानी चीज़ होती है तो उसको भी बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया जाता है। सर आपकी नज़र में आज के दौर में तगैयर का दौर है, हर चीज़ उसकी मशीन से गुज़र रही है, हर चीज़ हमें नए अंदाज में देखने को मिलती है। किताब की सूरत में कॉलम्स को के मजमूए को लेकर आना, मुख्तलिफ़ लोग जो है इसमें आगे आए, कुतब लिखी, बहुत सी लिखी, अब वो आज के दौर को किस तरह से अपील कर रहा है? देखें, बात ये है कि जो लिखा हुआ जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं वो हर दौर में अपीलिंग रहा है और थोड़े तकाज़े बदल गए, लेकिन हर दौर में जो किताब है उसकी अहमियत इतनी है कि हम जो आसमानी हदायत हैं उनको भी हम किताबी शक्ल में ही रखते हैं। एक तो बड़ी इसकी ये अहमियत ये है और वो हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से हमारी मजहबी किताब, उससे पहले जो हम जिन किताबों को समझते हैं वो भी किताबी शक्ल में है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल एक वी आर लिविंग इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, बट ये दुनिया हमेशा बदलती रही है। ठीक है, बात असल ये है कि आप जो इल्म है वो आप उसको पेपर पे मुंतकिल कर रहे हैं या 6000 साल पहले टैबलेट्स पे जैसे मेसोपोटामिया में हुआ वो कर रहे हैं या क्या है। असल चीज़ तो वो इल्म है। मैं समझता हूँ अगर इल्म कहीं भी महफूज है, चाहे वो पेपर बुक की शक्ल में है, डिजिटल वो गैजेट्स में है, कहीं भी है, तो उसकी एक अहमियत रहेगी। अगर आज इसको बंद कर दें हम, अपनी जो मेरी स्टडी है जिसमें हज़ारों किताबें हैं और उसको 200 साल के बाद खोलें, जब पेपर हम समझे कि शायद नहीं है, इस तरह नहीं है लिखा जा रहा या इस तरह नहीं, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे आज भी हज़ारों साल
पुरानी तहरीरें जो हैं हम उनको डिकोड कर रहे हैं, टैबलेट्स पे लिखी हुई, ये पेपर्स पे लिखी हुई इजिप्शियन तहरीरें, मेसोपोटामिया की तहरीरें, तो उनसे हमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो दुनिया को एक्सप्लोर करने में मदद मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमें पता चल रहा है कि हज़ारों साल पहले भी एस्ट्रोनॉमी साइंस किस तरह तरक्की कर रही थी, सियासियात क्या थी, सिटी स्टेट्स क्या थी। आज से 4,500-5,000 साल पहले मेसोपोटामिया में सिटी स्टेट्स थी और इस तरह की चीज़ें थी। लोग बड़े कैसे सेडेंट्री बने, क्या हुआ, ये वो चीज़ें हमें बता रही हैं। तो मेरा ख्याल है किताबों की अहमियत तो हमेशा हमेशा रहेगी। सर, ये कॉलम्स के ज़रिए बुक लिखना और उस बुक से हमारे अहद की फ़िक्री दस्तावेज़ देखते हैं या सिर्फ़ कॉलम्स के ज़रिए हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी पर तबसरा करते हैं, आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, मैंने जब लिखना शुरू किया दोबारा से बड़े सालों के बाद, तो मैंने सोचा कि इसका कोई पर्पस होना चाहिए। सही है। वो जिसे कहते हैं ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो इसका कोई पर्पस हो या फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम रोज़मर्रा सियासी वाक़यात पे लिख देंगे, बड़ा आसान है लिखना, बहुत आसान है, और इतना वो टाइम टेकिंग भी नहीं होगा और इतना वो आपको अंगेज भी नहीं आप होंगे और अपने दूसरे काम भी करते रहे। तो मैंने कहा अगर लिखना है तो फिर इसका एक पर्पस होना चाहिए। उस पर्पस के तहत एक तो मेरे सामने दो चीज़ें थी, एक तो कॉलम लिखूं या दूसरी चीज़ ये थी कोई किताबें लिखूं। तो आजकल जैसा कि आपने भी बताया एक मसरूफ़ दौर है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना अपने आइडियाज़ को भी उसमें दाखिल करके और हिस्ट्री, साइंस और लिटरेचर को भी एक लेसन बना के आगे क्या कैसे चलना है क्या नहीं, इनको मुख्तलिफ छोटे छोटे कॉलमों की तहरीरों की शक्ल में दूँ। और वो कॉलम ही हो सकते हैं, और जब इतने कॉलम हो जाएं तो फिर उसको एक बुक फॉर्म में जो है वो लेके आया जाए, जैसे कि हम लेके आए हैं। तो ये हर कॉलम इसमें एक इंडिपेंडेंट है, हर बाब इंडिपेंडेंट है, हर बाब का अपना एक मौजू है। इसमें ये भी हमें पता चलता है कि कम्युनिज़म क्या है, सोशलिज्म क्या है, और लिबरल डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है, न्यू लिबरलिज्म क्या है। तो दुनिया के जो निज़ाम हैं वो कैसे चल रहे हैं और उनका क्या फ्यूचर हो सकता है अगर हम उन्हें ठीक तरीके से उनके रुख जो है वो बर वक्त जो सही सिमत में नहीं मोड़ेंगे तो उसका क्या बुरा असर हो सकता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं और क्या नुकसानात हमें आ सकते हैं। और इसी तरह ये जो है जेनेटिक्स वगैरह जो जिसको हम सिंथेटिक बायोलॉजी कहते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे और क्लोनिंग वगैरह में मतलब करेंगे और बिल्कुल इस पर कोई एथिक अप्लाई नहीं करेंगे, कोई लॉज नहीं करेंगे, तो उसके क्या नुकसानात होंगे। तो ये सारी चीज़ें, सुपर इंटेलिजेंस बना लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्पीशी उसी के हाथों खतरे में पड़ जाए उस सुपर इंटेलिजेंस के। ये सारी इस कॉलम में शामिल है। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री है कि कौमें तहजीबें कैसे बनती हैं और कैसे तबाह होती हैं। देखिए, माजी से सीखा तो जा सकता है ना। वो जो लोग कहते हैं कि पास्ट इज डेड, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। वो इस हद तक है कि वो रिकरेंस नहीं होती, दोबारा नहीं आता, माजी लौट के नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक सबक है जिसको हम हासिल कर सकते हैं कि कैसे हम तहजीबों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, कौमों को बना भी सकते हैं, कौमें नाकाम कैसे होती हैं, कौमें कामयाब कैसे होती हैं, इस पर भी इनमें कॉलम्स जो है वो शामिल है। बहुत कुछ है इसमें। नहीं, बिलाशुबा वो हम एक लंबी फहरिस्त है माशाल्लाह से। और बिलाशुबा हम जब आर्टिकल्स आपके छपते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो रहा होता है कि जिस तरह की आपकी इसकी टैगलाइन भी है, हर लफ्ज़ रोशनी और हर जुमला जो है इंसाइक्लोपीडिया। चूँकि हमने इसका पहले भी जिक्र किया कि आज के दौर में लोगों का, एआई की भी आपने जिक्र किया, उस पर भी बात करेंगे, लोगों का टाइम स्पैन बड़ा जो है ना महदूद हो चुका हुआ है और इसके अलावा लोग तख्लीक़कार कम रह गए हैं। मेरा एक सिंपल से एक क्वेश्चन है सर, वो ये कि एक तख्लीक़कार, एक कॉलम निगार, एक सहाफ़ी, आपने सहाफ़त की दुनिया में अच्छा खासा वक्त गुजारा है और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी को जब देखते हैं, उन पहलुओं को कॉलम की शक्ल में जब ढालते हैं, तो एक लिखारी, एक कॉलम निगार, एक कलमकार लफ्ज़ को रोशनी कैसे बनाते हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने कि लफ्ज़ को रोशनी, हर वो लफ्ज़, हर वो जुमला जो किसी को
कोई सबक दे दे वाह। या किसी को कोई एक अच्छी तजवीज़ दे दे, मैं समझता हूँ वो रोशनी है। बिल्कुल सही। और इसमें इसका जो मकसद है इस किताब का, सर। कॉलम्स का, उसमें यही एक मकसद, जहाँ कई मकासद मैंने गिनवाए कि हमें कैसे मूव करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और सुपर जो सिंथेटिक बायोलॉजी का दौर आ रहा है और बड़ी चीज़ें हैं, उसमें ये भी है कि हमें इंसान कैसे रहना है। हाँ। अगर हम बिल्कुल मशीन बन जाएंगे और बिल्कुल हम जैसे वो कहते हैं ना कि जस्ट लाइक जैसे मशीन्स और इंसान एक, वो इस पे भी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं कि सिंगुलैरिटी इज़ नियर और नियरर, बड़ी करीब आ रही है। ये ना हो कि हमारे बिहेवियर, हम लोग भी अपने सारे अमाल से, अपने बिहेवियर से मशीन बन के रह जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर जिस दिन हम बिल्कुल ही मशीन बनने की तरफ चले गए, उस दिन फिर ये बाकी मशीनों में और हम में फ़र्क नहीं रह जाएगा, जो कि बड़ा ज़रूरी है और ये हमारी बका के लिए भी ज़रूरी है, इंसानियत की। अगर हम बिल्कुल मशीन बन के रह जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम वो काम नहीं कर सकेंगे जो कि एक इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। वो इंसान के जो तकाज़े हैं, जिसमें मशीन भी है और उसको नेचर के करीब भी रहना है, थोड़ा नेचर से भी जो है वो इस्तिफ़ादा करते रहना है, सारा कुछ करना है। अगर काम भी करना है तो अपने आप को वक्त भी देना है, अपनी फैमिली को भी, दोस्तों को भी, और लाफ्टर्स भी बड़े ज़रूरी हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी से ये सब कुछ चला गया और हम जस्ट लाइक मशीन बन गए, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे ऊपर जो सुपर इंटेलिजेंस की बात, हम एआई की बात कर रहे हैं, ये जो उसका गलबा पाना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारा ये सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं युवल नोह हरारी, उनकी मशहूर बड़ी किताब सैपियंस, उनकी एक और किताब प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी गालबन या कुछ इस तरह की है कि इतने 21st सेंचुरी के इतने लेसन्स, शायद इस तरह की कोई नाम है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल मशीन बन के हम एक ऐसी भैंसों में तब्दील हो जाएं जो देखने में तो बड़ी हेल्दी हों लेकिन मेंटली बड़ी वीक हो जाएं। तो इंसान ऐसा ना हो जाए कि एक बन जाए इस तरह का। देखें इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है कि जो हमारी जनरेशन थी, आपसे पहले की जनरेशन, हम लोग लैंडलाइन नंबर्स में पैदा हुए, हम उस दौर में पैदा हुए, लेकिन हमें अपने क्लोज़ रिलेटिव्स का, बहन भाइयों का और दूसरे लोगों का जो है, जो करीबी फैमिली फ्रेंड्स होते थे, उनके नंबर ज़ुबानी याद होते थे। 15-20 नंबर हमें आम तौर पे याद होते थे। कभी घर वालों ने पूछना, वालदा ने पूछना, भाई फूफो का क्या नंबर है, फलां के, हमने फ़ौरन बता देना। जबकि अब हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल कंप्यूटर पे, एआई पे इतनी बढ़ गई है कि हम 1 या 2 नंबर, बाज़ औक़ात कई मैंने ऐसे लोग देखे जिनको अपना नंबर भी याद नहीं आता। तो हम इतनी डिपेंडेंसी जो करते चले जा रहे हैं भाग दौड़ में, इस कॉम्पिटिशन में, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इंसान भी ना रह जाएं, बिल्कुल हम मेंटली वीक हो जाएं, हमारा सारा का सारी डिपेंडेंसी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कंप्यूटर्स पे चली जाए, और एक वक्त में ऐसा ना हो कि कंप्यूटर्स भी अपनी मनमानी करें, वो ऐसी कमांड्स दें जो हमने उन्हें ना बताया हो, जैसा कि हुआ भी है। हेनरी किसिंजर ने किताब लिखी है इस पे बड़ी, और उसमें बड़ा मुफस्सल जिक्र किया कि किस तरह अल्फ़ा ज़ीरो कंप्यूटर ने वो चालें चल के जो उसे बताई भी नहीं गई थी, तो उसने जो मौजूदा चेस चैम्पियन है उनको हरा दिया 2017 में जो चेस चैम्पियन थे। तो इस तरह इन चीज़ों से बचने के लिए भी ये किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही सर। एआई का जिक्र हो रहा है, हम इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। आई थिंक यू आर द बेस्ट वन जिनसे बात की जा सकती है। इस सब सिनेरियोज़ में देखा जाता है कि इन सब के साथ साथ उस्ताद की और रहनुमा की भी जो है ना, वो पहले तो बड़ी कमी महसूस की जाती थी। एआई के आने के बाद लोगों ने वबंगे दोहल कहना शुरू कर दिया कि अब हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हमें एआई सब कुछ बताता है। हमें जो उस्ताद होते थे बड़े नखरे करते थे, अब जो है वो हम सिर्फ एआई से पूछते हैं। और वो लेकिन उसमें जो नेचुरल चीज़ है, जो ऑर्गेनिक चीज़ है, वो ख़त्म हो गई। वो एहसास ख़त्म हो गया, वो उनसियत ख़त्म हो गई, वो एक सीखने की लगन ख़त्म हो गई। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो कि आपने ख़तरात का जिक्र भी किया, वो शुरू भी हो गए। तो नौजवानों में बाकायदा तौर पर जो है ना ये चीज़ देखी भी जाती है कि अब उनमें सोचने की पार जो है बहुत कम हो चुकी हुई है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहे।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको सोल्यूशन की तरफ लेकर आएँ, आप उनको ये भी बताएं, और किताब की जानिब उनको किस तरह से, मुझे तो लगता है अब धक्के से लाना पड़ेगा, कैसे लाया जा सकता है? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि बहुत सारे अच्छे सवाल आपने इकट्ठे कर दिए, ठीक है ना, और ये आप ही कर सकते हैं माशाल्लाह, एक वक्त में इतने इतने अहम क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये है कि एआई और एजुकेशन, यहाँ से शुरू करते हैं ना, जहाँ से देखें टीवी आया था ना, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। जी सर। हम भी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मतलब पैदा तो हम भी नहीं हुए थे जब पीटीवी बना यहाँ स्टेशन, उसके बाद आए ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर, हमने बचपन में देखा। उस वक्त भी ये बातें थी कि जनाब अब टीवी के जरिए एजुकेशन होगी, टीचर की, इंस्टीट्यूशंस की ऐसा अब ज़रूरत इस तरह नहीं होगी। अच्छा। और फिर इस तरह के प्रोग्राम भी आए। बचपन में आपने देखा हो सेसमी स्ट्रीट, एक प्रोग्राम जो अमेरिकन प्रोग्राम था, उसको यहाँ पीटीवी ने भी दिखाया, सारा कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी टीचर की ज़रूरत रही, इंसानी उस्ताद की। इसी तरह और जब ये रिकॉर्डिंग सिस्टम्स आए, वीसीआर और इस तरह, तो उस वक्त भी ये बातें हुई कि जनाब अब तो कैसेट मिलेगी आपको, सारा उसमें लेक्चर होगा, कोई ज़रूरत नहीं इतनी रह गई। नहीं, उसके बाद भी आपने देखा टीचर की ज़रूरत। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी जो बातें हैं कि टीचर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ऐसा नहीं, मैं ये समझता हूँ कि रहेगी। अगर हम खाम खा उसको अपने ऊपर वो करेंगे नाफिज, तो वो शायद हम सेटिस्फाई ना हो सके, हम उस तरह की ज़िंदगी ना गुजार सके। देखें, एक चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो आपने वो सुना होगा कि ये आइंस्टाइन जो है वो बड़ा थक गया कि हर जगह एक ही जगह मैं रिलेटिविटी के पे देता रहता हूँ लेक्चर, मैं थक गया हूँ। उसके ड्राइवर ने देखा कि वाकई वो बड़ा थका हुआ है। वो कहता है यार क्यों आप थके हुए हैं सर? उसने कहा यार क्या करूँ मैं, अब फिर एक लेक्चर है, उसी वही बातें करनी है, मैं दोहरा के थक गया हूँ। उसने कहा फिक्र ना करें, आप मुझे अपना ड्रेस दें, मेरा पहने, आप एक साइड पे बैठ के ना हॉल में रिलैक्स कीजिएगा, मैं लेक्चर दे दूँगा। उसने कहा तो आप दे देंगे? उसने कहा मैंने सुन तो लिया सारा कुछ। वो किसी अच्छा, उसने कर लिया चेंज और वो लेक्चर देने लगा। तो वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। अब वो आइंस्टाइन जो रिलैक्स कर रहा था ड्राइवर के यूनिफॉर्म में, एकदम से वो चौंका। तो उसने कहा मेरा ड्राइवर कैसे जवाब देगा, लेकिन वो अपनी हाजिर दिमागी से बच गया। उसने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा ड्राइवर भी इसका आंसर दे सकता है, ड्राइवर बताओ जरा इसको। तो मतलब ये जो हम जिस डगर पे चलते चले जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी भी जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा था अगले रोज़ एक प्रोग्राम, एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, प्रोग्राम तो नहीं, उसमें वो बता रहे थे कि उनको एआई को बताया गया कि ये गालिब का शेर है, इसका दूसरा एक मिसरा है, दूसरा बताओ। तो उसने आगे उसका वो बता दिया नहीं ये मोमिन का है, फिर उसको कहा नहीं ये तो गालिब का है, उसने कहा हाँ ये गालिब का है, फिर उसने एक शेर बता दिया जो ज़ौक़ का था। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपको जो है वो आपकी जो फुल डिपेंडेंसी है कि आप बिल्कुल बच्चों को एआई के ज़रिए टीच करें, मेरा ख्याल ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इंसान को इंसान की ज़रूरत रहेगी और रहनी चाहिए। तीसरी चीज़, किताबों की तरफ कैसे लाया जाए। मेरा ख्याल है धक्का भी अच्छी चीज़ है जो आपने कहा, बिल्कुल धक्का देना चाहिए, जोर देना चाहिए, मतलब सख्ती भी करनी चाहिए बच्चों को। लेकिन उससे ज़्यादा एक और भी अच्छी बात है, और वो है उनकी दिलचस्पी पैदा कीजिए। जी ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बचपन में कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन आते थे, किताबों का शौक मुझे उससे पड़ा। तो आप बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों की तरफ राग़िब करें। दूसरा, आगे चल के आप बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नंबर सब्जेक्ट्स इंडक्ट करें। ठीक है। जैसे बुक रीडिंग, जनरल बुक रीडिंग, हर कोई जिसका अपना, जैसे आपने लॉ किया है, लेकिन एक जनरल बुक रीडिंग एक सब्जेक्ट हो आपका, जिसके 100 मार्क्स हों, उसको पास करना कंपलसरी हो। ठीक है ना। और जब इस तरह की चीज़ें आप ऐड करेंगे और उसमें वाइवा भी हो, आप जो जो बुक पढ़ें वो साथ मेंशन करते चले जाएं, ठीक है ना। एक वक्त में मैंने ये तजवीज़ दी थी हुक्मरानों को कि आप बड़े स्कूलों में लाइब्रेरीज कायम करें। बिल्कुल ठीक है। ये जो नाज़म वगैरह उस वक्त बने थे, इनके पास लाइब्रेरी फंड्स था, और बड़े स्कूलों में अकोमोडेशन होती है, और बच्चे आए और वहाँ पढ़ें हायर क्लासेस के। तो इस तरह की एक दिलचस्पी वाला माहौल पैदा करें, एक चीज़। दूसरा, माशरे में जो हमारी जनरेशन है, जो आपसे बड़ी है, जो इस वक्त मुल्क को चला रही है, ठीक है ना,
उसको चाहिए कि वो एक दिलचस्पी भी पैदा करें ना किताबों के हवाले से। खाली ये थोड़ी है कि आप आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आप फील करें कि किताबी दुनिया और जो प्रैक्टिकल लाइफ है बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान में, तो फिर भी दिलचस्पी कैसे पैदा हो सकती है। तो आप ऐसे लुक्रेटिव एक एटमॉस्फेयर पैदा करें जिसमें किताबों को गुंजाइश रहे, रिसर्च की अहमियत रहे, जो रिसर्च करे उसको वैल्यू किया जाए, जो किताब जो पढ़ाए उस्ताद हो उसको वैल्यू किया जाए, वो एक लुक्रेटिव माहौल पैदा किया जाए। तो मेरा ख्याल है किताबों का शौक़ कहीं नहीं गया, दोबारा आ सकता है, बिलाशुबा आ सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आने वाले वक्तों में भी ये देखा जाएगा, वो बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी कि 200 साल बाद भी अगर निकाला जाए तो उसमें देयर विल बी समथिंग जो हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकती है। ऐसा किताब की जानिब वापस आते हैं, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान जो फासला है उसको आपकी तहरीर कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करती है? बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। देखें, बात ये है कि मेरे जो ख्वाब हैं, जो मैंने कहा कि ये जो मैं लिए फिर रहा हूँ सर, ये पहला स्टेप है सर टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। बिल्कुल सर। मतलब ये वो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, महज वो ख्वाब नहीं है जिसको हम समझते हैं कि आप प्रैक्टिकल ना हो ख्वाब देखते रहें। ये दिस इज़ द फर्स्ट। देखें, कोई भी चीज़ है सर, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई आप लिटरेरी काम कर रहे हैं, कोई आप अपना केस तैयार कर रहे हैं एज ए लॉयर, सबसे पहले की चीज़ जो होगी वो आपकी सोच होगी कि ये कैसे करना है, ये कैसे इसको तरतीब देना है, क्या इसकी तरतीब बनानी है। तो ये वो सोच जो है, ये वो, इसको मैं अपने ख्वाब कहता हूँ कि आपने कैसे चीज़ों को पहले सोचना है, करना है, फिर उस पे ऊपर आगे बढ़ना है और एक अच्छा माशरा और एक अच्छा मुल्क बनाना है और एक अच्छी दुनिया बनानी है इन द एंड। तो ये मैं समझता हूँ ये है। बिल्कुल से। आप कॉलम्स लिखते हैं और जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो हमें जो है वो एक चीज़ तो बिलाशुबा हमें लगती है कि अगर मैं बड़ा फ्रैंक होकर बात कर सकूं, तो हम लोग अक्सर कॉलम निगारों को जब पढ़ते थे या पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि इन्होंने बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके अपना कॉलम निगार होना शो करवाया होता है। लेकिन सर, जब आपके कॉलम्स पढ़े जाते हैं तो आपने बड़े आम फहम अंदाज में उसको पोर्ट्रे किया होता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े सहाफ़ी के लिए आम फहम अंदाज में लिखना मुश्किल है या उसको हमारे लिए इस तरह से ढालना मुश्किल है? नहीं, देखें, एक सहाफ़ी जो है वो ट्रेड ऑफ ऑल जो होता है ना, जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए उसको, वो क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ माजर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जी। तो मैं समझता हूँ एक सहाफ़ी को एक रिसर्चर भी होना चाहिए, एक सहाफ़ी को एक अदीब भी होना चाहिए, एक सहाफ़ी को एक संजीदा अदीब भी होना चाहिए, मिज़ाह निगार भी होना चाहिए, उसमें शेरी ज़ौक़ भी होना चाहिए और हर चीज़ होनी चाहिए जो वक्त के साथ साथ उसमें जो है वो वक्त की ज़रूरत के तहत वो उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना। ये सहाफ़त जो है ये इतना आसान नहीं होना चाहिए जितना बाज़ औक़ात हम लोग समझ लेते हैं और हमारा सारा का सारा रुख पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है। वो बात ये है कि मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी सारी सहाफ़त अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल ओरिएंटेड है, हमारे लोग भी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बड़े कमज़ोर हैं। क्यों है फिर? अगर आप इतना सारी कौम, चाहे खानों पे, दफातर में, स्कूलों में, कॉलेजों में, कम अज़ कम स्कूलों में नहीं तो अगर पॉलिटिक्स ही चल रही है उसके बावजूद, तो फिर तो हमें पॉलिटिकली बड़ा मैच्योर होना चाहिए। इसका मतलब कुछ और लवाज़मात भी चाहिए और वो है अच्छा लिटरेचर, अच्छा नॉलेज, हिस्ट्री से हम आहंगी और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उनको जानना कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसके ये सारी चीज़ें साथ लेके चलेंगे और इनको पॉलिटिक्स में शामिल करेंगे, जैसा कि मेरे कॉलम पॉलिटिकल भी हैं। जी। तो उनको जब सारी चीज़ों को ये एक मिक्सचर बना के लेके आएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप एक मेच्योर नेशन के तौर पे, एक मेच्योर इंडिविजुअल और फिर रिजल्टेंटली एक मेच्योर नेशन और इसके साथ साथ फिर एक मेच्योर आपके जो इदारे हैं, पॉलिटिकल इदारे, वो भी मेच्योर होंगे। बिल्कुल। तो ये
एक मेरा एक ख्याल है कि इस तरह भी होना चाहिए। सर आपने पॉलिटिकल की बात की, बिलाशुबा ऐसा ही है कि अगर उसके ऊपर बात हो रही है या हर कोई इस पर बात कर रहा है तो फिर सोल्यूशन कहाँ है, या उसमें कोई तरक्की क्यों नहीं नज़र आती, या उसमें बेहतरी क्यों नहीं नज़र आती। तो आपका यह एक आर्टिकल है कि ताकत के फ़रेब में मत आ जाइए, तो फिर ये बताइएगा कि सहाफ़त को इससे रिलेट करते हैं कि क्या आज की सहाफ़त जो है वो आज़ाद है, ताकत से हटकर है, ताकत से परे हैं, या ताकत के अंडर आकर वो प्रेशराइज्ड होती है। देखिए बात ये है हुज़ैफ़ा कि मैंने कभी कोई प्रेशर कबूल नहीं किया अपनी ज़ात के हद तक मैं बता सकता हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आप के पास आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना है। आप 100 रंग बदल सकते हैं, अपनी बात कहने के 100 तरीके आप इवॉल्व कर सकते हैं अगर आप पढ़ते लिखते समझते हैं चीज़ों को। तो फिर जो वो फैज़ ने कहा ना कि क्या वो उसका एक मिसरा याद आ गया कि हर एक हल्का जंजीर में रख दी है जुबान में। वाह वाह। कि अगर जंजीरें हैं तो उसमें भी हल्का, जो जंजीर का हल्का, उसमें भी मैंने जुबान अपनी रख दी, अपनी बात कह दी है मैंने। जरूरत हुई। तो मेरा ख्याल है एक जर्नलिस्ट को इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो इतना नरमो नाजुक हो कि उसको बात ना करनी आए, कितनी भी पाबंदियां हो, कुछ भी हो, बात सही होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उसको करने का ढंग भी आना चाहिए। ठीक है ना? हमें ये हम पे है। ठीक है ना? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। बिल्कुल सही। जैसे हम बचपन कह रहा हूँ, जब जर्नलिज्म में आते हैं तो यहाँ खबर की एक तारीफ हमें सुनने को मिलती है कि जनाब कुत्ता इंसान को काट ले तो ये खबर है। खबर नहीं है, ये तो कुत्ते तो काटते रहते हैं। और अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। यकीन करें 35 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई समझदार इंसान ने कुत्ते को काटा। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं सहाफ़त में, अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो हटाई जाए। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को काट ले तो उसकी जगह खबर नहीं है, मतलब अखबार नहीं है या न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई नफसियाती हॉस्पिटल है। बेचारा यकीनन कोई नफसियाती मर्ज में मुब्तला होगा, जीता जागता नॉर्मल इंसान तो नहीं काटता। तो हमें इस तरह की तारीफ़ें जो खबर की बताई जाती हैं और इस तरह की जो सेंसेशनलिज्म है वो बताया जाता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि गैस ज़खायर 2039 तक के हैं, तो हम अगर उसको हमें हमारी तरबियत आमतौर पे ये सेंसेशनल जर्नलिज्म के माहौल में ये हो जाती है कि इस तरह ना इसको बताएं कि गैस के जो ज़खायर हैं वो 2039 तक काफ़ी हैं, बल्कि ये बताएं 2039 में ख़त्म हो जाएंगे। एक सेंसेशनल इम्पैक्ट उसको दे के आगे बढ़ाएं। और तो जब हम बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, रियलिटीज़ को हम कम अपने साथ रखते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जी हमें ये रुकावट आ गई है, वो रुकावट आ गई है, फ़लाँ कानून आ गया, ये कानून आ गया। अगर हम सही बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में कर सकते हैं, हमारा ये मकसद जो है वो पॉजिटिव है। देखें ना, सहाफ़त क्या है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, वो सच के अबलाग का ज़रिया है। बिल्कुल उसका एक जुमले में जो डेफिनेशन है। तो अगर आप सच का अबलाग कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आपके पास बेशुमार रास्ते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई पाबंदी नहीं। बाकी हर काम के अपने थोड़े बहुत मसाइल तो होते हैं। देखिए ना, वो अगर हम कहें कि हम बिल्कुल ही सारी चीज़ें स्मूथ होती रहें और बिल्कुल हमें मेंटल प्रॉब्लम ना हो या हमें कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी, तो ऐसा नहीं है। जाहिर है नए नए चैलेंजेस हर शोबे में आते हैं और नई नई वो परेशानियां, ये आप पे है कि उसको परेशानी बना लें या उसको एक नया आप वो मौका बना लें और उससे फ़ायदा उठाएं। सर आप ये समझते हैं कि एआई की वजह से और सेंसेशनल, आपने खुद बात की, लोग कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाते हैं डिजिटल दौर में। आप तो बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपने चैनल्स बनाकर उसमें न्यूज़ ब्रेक करते हैं, और हमने देखा भी कि ऐसे आप कह सकते हैं कि सुर्खियां बनी होती हैं जो लोगों को अपनी तरफ जो है वो माइल करती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाला दौर जो है और अब का दौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को हटने पर मजबूर कर रहा है कि अब हर चीज़ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में है, कोई मेयारी चीज़ नहीं नज़र आ रही, या अगर हमने कोई चीज़ देख ली है तो हम असल चीज़ को भी
नकल ही समझ रहे हैं। तो ये कोई लोगों पर बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का? देखिए, बात ये है कि ये सारे माशरों में नहीं है, दुनिया में नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, मतलब एक बिल्कुल एक यूनिफॉर्म नहीं है इसकी कैफियत, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि जो हुक्मरान होते हैं और जो अवाम होते हैं, उनके दरमियान भी एक रिश्ता जो है वो भी सहाफ़त है और वो भी सच का अबलाग है। सर अगर आप इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा हम छुपाएं, कोई भी माशरा हो, कोई भी मुल्क हो, तो वहाँ फिर सेंसेशनलिज्म, तुकबंदी और नेगेटिविटी जो है वो फ़रोग पाएगी, ठीक है। वो वहाँ सच को भी झूठ समझा जाएगा। एक वक्त आ जाएगा कि मैं आपको कोई सच्ची खबर दूंगा, आप कहेंगे नहीं नहीं, आप उसमें भी शक करेंगे, मेरे रूट्स खंगालेंगे, कहीं ये हुक्मरानों से तो नहीं जा मिलते, या क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हमें, जाहिर है स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको भी समझना चाहिए, और स्टेट को ये सारे के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा सच जो है वो खुद ही अपने लोगों तक पहुँचा देना चाहिए। उनको किसी ऐसे दूसरे ज़रिए से मिलेगा तो उसमें मिर्च मसाले भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर उसमें 20% सच होगा तो 80% फिर मुबालगा भी होगा, सारा कुछ होगा। तो मैं सर बिलाशुबा ऐसे ही है। मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि जो सहाफ़ी होता है वो बेसिकली एक बड़ी दूररस नज़र से, बड़ी कीन ऑब्जर्वर होकर जो है वो माशरे को देख रहे होते हैं, और ये आपकी किताब जो है जीता जागता सबूत है, और इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स हमने देखे, और हर आर्टिकल जो है वो हमें खुशबू ज़दा लग रहा है, उसमें अलग एक रंग है, अलग एक उम्मीद भी है, और बल्कि उम्मीद ज़्यादा है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका इसमें कौन सा कोई एक आर्टिकल का नाम बताइएगा जो आपको बहुत ज़्यादा करीबी लगता है अपने, और जज्बाती भी हो गए हों। ये मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल सवाल है। अच्छा। और कई ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें मैं खुद भी इमोशनल हुआ सर। और पहली बात तो ये, जब मैं लिखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे सिर्फ मैं ही नहीं लिख रहा, बल्कि मेरा इर्द गिर्द पूरा माहौल मेरा साथ क्या दे रहा है बात, और मेरे बहुत साथ चल रहा है। तो उस क्या वजह बात। से मतलब एक ऐसी कैफियत भी पैदा होती है जिसमें इमोशनलिटीज़ भी उसका हिस्सा होती हैं, सारा कुछ है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हमारे माशरे में नहीं होनी चाहिए, जैसे लंबे लंबे प्रोटोकॉल और लोगों को इंसाफ ना मिलना। सर। तो उस ऐसी चीज़ों पे लिखते हुए मैं इमोशनल भी होता हूँ, मुझे अफसोस भी होता है लोगों की हालत ज़ार पे, ठीक है ना। जैसे मैं एक इंसाफ के हवाले से एक आर्टिकल लिख रहा था, जी, तो उसमें मुझे काफका के एक अफसाना आफ्टर द लॉ, या क्या है उसका नाम है, बिफोर द लॉ, उसका कुछ हवाला देना पड़ा। तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ कि वाकई देखें उसने कितने साल पहले लिखा है, लेकिन हमारी यही कैफियत है अभी भी कि अवाम जो बेसिक उनको जो चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें इंसाफ भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इन चीज़ों से अभी तक हम महरूम हैं। और हमारे कई मिलियन बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, और शायद इतनी बड़ी रेशो में कि 25 करोड़ की आबादी में 2.5-3 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल का मुंह ही नहीं देख पाते। तो इस तरह की चीज़ें मुझे इमोशनल करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी माशरा दुनिया हो जहाँ पे हम इन चीज़ों की तरफ आएँ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि वो एक आपका आर्टिकल वो भी है, आम आदमी और इशराफिया की सब्सिडियाँ। सर मैं चाहता हूँ कि हम इख्तिताम की जानिब जाएँ। आपको सुनने वाले जो आपको बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं, और जो बल्कि हम इस जानिब जाते हैं कि लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हम पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दें? देखें, बात ये है कि आप अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, सर, ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि फराज ने कहा ना कि मैं नींद का ज़्यादा आदी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ख्वाब ना देखें तो गुजारा नहीं होता। तो इम्प्लीमेंटेशन भी वो ख्वाब है जो हमें देखने पड़ेंगे, अपने ऊपर ओढ़ने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। देखें, जैसे मैं ये समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारी सोसाइटी में, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि एक ही माशरे में दो तरह के तबकात जो जिनमें वाज़े फ़र्क हो, मरात का, हैव्स और हैव नॉट्स का, वो नहीं होने चाहिए। अगर वो है तो वो ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है।
एक बहुत बड़ी तबकाती तकसीम है जो माशरे को, सोसाइटी को, मुल्क को तकसीम कर सकती है। सर दूसरा, एक ऐसा माशरा होना चाहिए जिसमें सबको बेनिफिट मिलते रहें, ठीक है ना। उसके लिए फिर सबको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक किताब है वाई नेशंस फेल, ठीक है, उसमें बड़े मुदल्लल अंदाज में बताया गया है कि वो कौमें सरवाइव करती हैं और आगे बढ़ती हैं जिनके लोग मेहनत करते हैं और फिर उन्हें उनके इंसेंटिव मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये भी नहीं है कि अगर एक तबका मेहनत करता जा रहा है और दूसरा सारा इंसेंटिव लेता जा रहा है, जैसे माशरे को एक गाय बना के रख दिया जाए कि अगला हिस्सा जो है वो एक ही तबके के ज़िम्मे डाल दिया जाए और चंद लोग जो है उसका दूध जो है वो उससे इस्तेफादा करते जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सोसाइटी को बराबर करने के लिए सबको मेहनत भी करनी पड़ेगी और सबको कुछ गिव अप भी करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन की। अगर मेरी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और दूसरी तरफ कोई एक वक्त की रोटी को तरस रहा है, तो ऐसे भी सोसाइटीज़ नहीं चलती। मैं समझता हूँ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा और एक कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी हद लगानी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करने वाले को भी मिलके एक बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस्ड होना ज़रूरी है हर इंसान के लिए। देखिएगा कि जो शख्स ख्वाब लिए फिरता है, बेसिकली हकीकत में वही तारीख़ के जो झरोखे होते हैं वहाँ पर जाके शम्मा जलाता है और जिस तरह से वो रोशनियाँ बिखेरता है, वो खुशबुएँ बिखेरता है, वो अपने अल्फाज की रोशनी से, उसकी खुशबू से सब को साथ लेकर चलता है और वो मेरी नज़र में वो एक लीडर होता है। और वो चाहे जिस भी शोबे से हो, लेकिन अगर किसी के साथ चल रहा है या किसी को साथ लेकर चल रहा है तो फिर हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड माशरा नज़र आने लग जाता है। ये थे दिलावर चौधरी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। सर के लिए एक शेर के मैं हमेशा से इनसे मुतासिर होता हूँ, ये मेरे लिए उस्ताद हैं, ये मेरे मेंटोर हैं। दमे गुफ्तार तेरे होंठों से रिश्ती हुई बात, जैसे याकूत की सिल चीर के कोई झरना फूटे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे सर, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी इस किताब के साथ और सर के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।